Rahim. Today we start the topic on introduction to econometrics. What do you meant by econometrics? इसकी बहुत सारी सर्वल डेफिनेशंस हैं इकोनोमेट्रिक्स की कि जो इकोनोमेट्रिक्स इज ए we define as the tools of mathematics and statistics. Tools of mathematics and statistics used in economic theory is called econometrics. इट्स मीन दैट कि जो मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं, मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं, जिस तरह हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, तो ये इसके जो टूल्स होते हैं, डिफरेंट जो टूल्स हैं, उनको हम यूज करके फिर स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक को यूज करते हैं। स्टैट के अंदर आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मॉड, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। तो जब हम टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की जो टूल्स हैं उनको यूज करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर, इज कॉल्ड बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स। अब देखें, इकोनोमेट्रिक्स में बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस इन विच द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस आर अप्लाइड टू एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फेनोमेना। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि there are two type of sciences exist in the world. One is the natural sciences and other ones are social sciences. जब हम नेचुरल साइंसेज की बात करते हैं तो उसमें हम बेसिकली मैथमेटिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, साइंसेज इन विच वी डन अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ना। मसलन देखें, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए हम एक हमारे पास लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे अब अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम, वेट वगैरह चेक करना हो तो वहाँ पे हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, एयर प्रेशर इतना होना चाहिए, वॉल्यूम इतना होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो वो ये सारी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। लेकिन ये नेचुरल साइंस है, और नेचुरल साइंस में आपको पता है कि जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 2+2=4 होता है। लेकिन जब हम नेचुरल साइंसेज से हट के ना सोशल साइंसेज की बात करते हैं, तो अब सोशल साइंसेज क्या होती हैं कि सोशल साइंसेज बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस व्हिच डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। अब आपको पता है कि इंसानी जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल हम कर ही नहीं सकते हैं। देयर इज अनकंट्रोलेबल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं कि ये एजम्पशन होगी, जिससे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ एजम्पशंस लगा के कि ये यानी हमारी प्राइस इनकम नहीं बढ़ेगी, या प्राइस कांस्टेंट रहेगी, या इनकम कांस्टेंट रहेगी, या फैशन कांस्टेंट रहेगा, ये कुछ करते हैं। तो अब जो नेचुरल साइंसेज के अंदर ना, जब हम सोशल कहते हैं 2+2=4, तो सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। यहाँ पे 2+1=4 होता है। अब ये बहुत ताज्जुब की बात है कि 2+1=4, ये कैसे होगा? तो आप देखिए, सोशल साइंसेज के अंदर जो है ना वो एरर करता है, और हम बेसिकली डिस्कस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। और इंसान का जो रवैया है ना, एवरी टाइम एवरी मोमेंट वो कोई ना कोई एरर कर रहा होता है। तो अब हम मार्केट के हवाले से देखें तो अगर आपको मतलब मैं अक्सर ये मिसाल देता रहता हूँ कि आपको वाइट शर्ट पसंद है और आप माइंड बना के ले आ रहे हैं कि मैंने मार्केट में वाइट शर्ट ही लेनी है, और वहाँ पे जाके आप शर्ट जो है ना, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, वाइट की जगह आपको ग्रीन शर्ट या ब्लू शर्ट अच्छी लगना शुरू हो जाए, वो लेंगे, तो वो आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया। इट मीन कि आपने एक एरर कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो इकोनोमेट्रिक्स की, तो जब हम सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इंसान एवरी एसेप्ट में कोई ना कोई एरर कर रहा होता है ना। इंसान हर मूवमेंट पे एरर कर रहा होता है। वो एरर को बेसिकली कैप्चर करने का नाम, जो इकोनॉमिक्स के अंदर एरर होते हैं, उसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा था कि 2+2=4। तो यहाँ पे फिर आप कहेंगे 2+1+e=4। अब ई क्या चीज है? एरर टर्म है। और इस एरर टर्म को कैप्चर करने के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं वो इकोनोमेट्रिक्स के हैं। आपको समझ आ गई है कि आर यू जी सर। अंडरस्टैंड कि यस इकोनोमेट्रिक्स यस। में बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस इन विच द टूल ऑफ इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक्स थ्योरीज में टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल
इन्फ्रेंशियल के हम टूल यूज करते हैं, उसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। अब बिल्कुल। देखें जो स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वन इज द स्टैटिक एंड सेकंड वन इज द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब देखें यहाँ पे इन्फ्रेंस लिखा हुआ है, आपने देखा होगा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो जी। अब जो स्टैटिक स्टैटिस्टिक्स होती है ना, जिस तरह आप सिंपल से स्टैट पढ़ते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड, जिसका आंसर आ जाता है एक सिंगल टर्म के अंदर। देखिए मीन आपके पास 15 आ गया, 15 का 15 ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मीन 15 आ गया है तो इसको हम यानी इसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंड नहीं कर सकते। इट्स मीन दैट कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है एक जगह पे रुक जाना। एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आप वैल्यूज पुट करते जाएं, और आप वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास एक नई इक्वेशन आती जाए, जिस तरह वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू है। तो आप देखें कि एक्स और वाई की जगह आप जब वेरिएबल की वैल्यूज यानी ऑब्जर्वेशन पुट करते जाएंगे, तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। वो आप पुट करेंगे तो फिर भी एक इक्वेशन बन जाएगी। मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी 0.5 आ गई, बीटा की वैल्यू आपकी 0.4 आ गई, तो y इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 एक्स प्लस म्यू। तो फिर आप x की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे, y ये आगे इस तरह रनिंग करता चलता चलता चला जाएगा। तो इट्स मीन दैट कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसका मतलब है कि रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना है। तो इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें हम एक्स और वाई का डाटा पुट करते हैं। उसकी वजह से हम जो है क्या करते हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं, जिसका कांस्टेंट है और एक स्लोप होती है, मतलब y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो बीटा हमारी स्लोप है, एक्स हमारा इंटरसेप्ट है। इनको पैरामीटर्स कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, इनको पैरामीटर्स कहते हैं। और इन पैरामीटर्स को हम विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई, जो हमारे पास डाटा गिवन होता है, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम जितना मर्जी कैलकुलेट करते जाएं, पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। इस मीन दैट दिस इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। समझ आ गई? अंडरस्टैंड? अब देखें, इकोनोमेट्रिक्स इज कंसर्न्ड विद द एम्पेरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ। देखें, इकोनोमेट्रिक्स जो है वो बेसिकली उन इकोनॉमिक्स लॉ का एम्पेरिकल आपको डिटर्मिनेशन देती है। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पी, तो ए प्लस बी पी पढ़ा होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि आपके पास प्राइस का डाटा भी हो और उधर क्वांटिटी का डाटा भी हो, तो उसकी वजह से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और अपनी इक्वेशन में जब वो ए और बी की वैल्यूज डाल देते हैं, तो वो जो कैलकुलेट होके आई होती हैं, डिटरमिनेंट होके आई होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा, दिस इज कॉल्ड द इकोनोमेट्रिक्स। समझ आ गई है स्टूडेंट? जी सर, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड द इकोनोमेट्रिक्स। बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स क्या है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक स्टैटिस्टिकल नहीं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इन दोनों के टूल्स को यूज करके हम इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर जब इनको अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द इकोनोमेट्रिक्स। नेक्स्ट देखें, इकोनोमेट्रिक्स क्या है बेसिकली। जब हम इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो आप देखें, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में क्या होता है, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप है इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ने के, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप है वो है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। अब देखें क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि प्राइजेस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एशिया की जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड कम होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये थ्योरी है कि इकोनॉमिक थ्योरी है कि आप लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, दिस रिस्पेक्टेड क्वांटिटी ऑफ दिस रिस्पेक्टेड कमोडिटी इज डिक्रीज। तो हम ये एक लॉ हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, जैसा लॉ ऑफ सप्लाई है कि प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है उसकी स्टेटमेंट है। अब इसको हमने सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स में हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना है।
हमने करना है क्या है कि हाइपोथेसिस, हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस बनते हैं, वन इज द नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम कहते हैं कि जो है ना प्राइस के बढ़ने से, ठीक है, एच नॉट जो है वो हम ये कहते हैं एच नॉट इज इक्वल टू प्राइस इज नॉट चेंज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इज नॉट चेंज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। एच वन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, हम कहते हैं कि प्राइस इज चेंज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये हाइपोथेसिस इकोनॉमिक थ्योरी हमारे पास गिवन है कि लॉ ऑफ डिमांड है कि एशिया की प्राइस बढ़ती है, गुड्स की प्राइस बढ़ती हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, लोग कम खरीदते हैं। गुड्स की प्राइस कम होती हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ को हाइपोथेसिस में बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज नॉट चेंज विद द प्राइस। ये एच नॉट, और एच वन में हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज चेंज द प्राइस एच वन। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो ये हम सबसे पहले स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस बनाते हैं इकोनोमेट्रिक। सेकंड वन अच्छा अच्छा सर ये स्पेसिफिकेशन। आप दूसरी स्लाइड पर है ना, तो वो स्लाइड आगे जी बढ़ा जी, देंगे। स्लाइड टू है ना। जी जी स्लाइड 2 सर आगे कर दें, मैं तो पहली, मेरे पास तो पहली आ रही है ना सर। ये मेरे पास तो दूसरी है। अभी आ गई है आपके पास? नहीं सर, नहीं सर, अभी देखें। मैं तो समझ रहा था मेरे कंट्रोल में भी नहीं है ना। अभी देखें, अभी कौन सी स्लाइड है? सर पहली आ रही है, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, ही आ रही है। अभी सर वो मूव ही नहीं कर रहा है सर, F5 दबाएं, हो सकता है वो डिस्प्ले पे आ जाए पूरा। F5, F5, F5 तो दबा दिया है। अभी देखें। नहीं सर वो मूव नहीं कर रही है। व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, ये पहली स्लाइड हो गई है, ये देखें ये दूसरी स्लाइड है। अब नहीं, अब मेरे पास जो व्यू आ रहा है ना, वो तो सीधा सीधा सिर्फ व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स ही आ रहा है। मैं यही, मैं समझ रहा था कि मेरे से चेंज हो जाएगी, लेकिन वो हो भी नहीं रही है। ये अभी देखें, अभी क्या आ रहा है? अभी देखें। सर वही सेम थिंग। अब कंटेंट शेयरिंग एज एंडेड। अब देखें। एक मिनट ठहरें। नाउ सर अब वही आ रही है, पहली स्लाइड आ रही है, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स। अब अब गायब हो गई है। दूसरी स्लाइड आ रही है। नहीं सर अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। अभी देखें, आ रही है। अभी तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे, लेकिन शायद टाइम लगता है लोड होने में। चेक करें मैंने। नहीं सर अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। शेयर पावर पॉइंट लाइव माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज फ्रॉम माय कंप्यूटर। अरे एक मिनट में ये स्लाइड्स अपलोड करता हूँ मैं, क्या होता है जी जी जी। देखिए। प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है ना इकोनोमेट्रिक्स? सर वैसे जो असाइनमेंट देख के तो मेरा दिमाग आउट हो गया था, लेकिन अब पढ़ाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छा पढ़ाऊंगा यार, आप टेंशन ना लें, आपको मज़ा आएगा। इकोनोमेट्रिक्स ये मेरा शौक सब्जेक्ट मुझे है। बहुत, सब्जेक्ट ऐसा है, डेटा साइंस है पूरी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे आप इंशाल्लाह।
बस सर आ गया। हमने यही कुछ पढ़ा है यार, और क्या पढ़ा है। ठीक बिल्कुल है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तो। अब तो डेटा साइंस तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। किसी को ये आ जाए तो फिर तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं वो। इंशाल्लाह। तो आप उधर जॉब करते जी हैं? जी सर, मैं तो इधर जॉब करता हूँ। क्या जॉब मैं बैंक करते में हैं? होता हूँ। अच्छा, बैंक जी में जी। होते हैं। मैं इधर फैमिली के ये साथ ही रहता हूँ, नहीं मैं बैंक में होता हूँ, यहाँ पे जॉब करता अच्छा, उधर ही हूँ। जी रहते हैं कराची के। मुझे लगता है आप उर्दू जी जी स्पीकिंग जी, लग मैं रहे हैं मुझे। कराची का हूँ। मैं कराची से एमफिल करके आया हूँ ना, कराची यूनिवर्सिटी में। आईबीए का नाम जी जी सुना जी। है? हाँ, वहाँ से अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर एक सेंटर है, वहाँ से मैंने एमफिल किया है कराची जबरदस्त से। सर, तो पीएचडी के लिए किधर जा रहे हैं? एम अभी पीएचडी यार, अभी बस वो जॉब हुई है तो बस अभी जॉब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये छुट्टियां मिलेंगी तो इंशाल्लाह पीएचडी देखते सर हैं, पीएचडी बहुत करूंगा पीएचडियां आई हुई इंशाल्लाह। हैं सर बाहर। इधर का पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई देखते हैं। मैं जो है ना, आपसे डिस्कशन होगी अभी, इसको टॉपिक को ठीक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ठीक फिर ठीक है। गपशप करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये इकोनोमेट्रिक्स हमने, ये आपको फुल व्यू बिल्कुल में आ बेस्ट रही आ है? रही है अब तो। अच्छा। अब इसको अब बड़ा कैसे करें, कहाँ से करें? व्यू स्लाइड। फिर ऊपर जो व्यू आ रहा है उसमें मुख्तलिफ होता है, चेंज और व्यू का ऑप्शन आ रहा होता है ना। ठीक है, अभी आ गया है। अच्छा, तो ये इकोनोमेट्रिक्स से मैंने आपको बताया ना। उसके बाद जो है ना, सेकंड आप स्लाइड में देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। हमारे पास थ्योरी होती है ना, वो इससे दैट कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। हम कहते हैं कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो जिस गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड जो होती है कम होती है। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइसेस। तो अब हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि एच नॉट और एच वन। एच नॉट जो है वो नल हाइपोथेसिस है और एच वन जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वी से दैट कि प्राइस doesn't change the quantity of demand and the H1 is price change the quantity of demand। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया इसके बारे में कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज नहीं हो रही, और प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि पी इज पी जो प्राइस है इज नॉट चेंज क्वांटिटी ऑफ डिमांड, किस तरह हम कहेंगे। और पी वन ये एच नॉट हमारा, ये एच हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि दिस इज दिस इज एच ओके सर। नॉट। एच नॉट का मतलब है नल ओके। हाइपोथेसिस। और एच वन का मतलब ये है कि एच वन मीन इज इक्वल टू प्राइस जो है इज इक्वल या चेंज क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने लिख जी दिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं नल और अल्टरनेटिव। नल में हम कहते हैं कि प्राइस जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज नहीं कर रही, और अल्टरनेटिव में हम कहते हैं प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारे पास इकोनोमेट्रिक में, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ थ्योरी। इसका एक मैथमेटिकल मॉडल हम बनाते हैं, थ्योरी का मैथमेटिकल मॉडल की स्पेसिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं कि हम कहते हैं ये देखेंगे स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि क्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, हम कहते हैं अल्फा प्लस क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
म्यू म्यू वही मैंने आपको बताया था ना, जिसका मैथमेटिकल मॉडल होता है और एक इकोनोमेट्रिक मॉडल होता है। तो मैथमेटिकल मॉडल में मैंने आपको बताया था कि 2 प्लस, लास्ट स्लाइड में 2 इज इक्वल टू 4, ये बताया था ना। अब इकोनोमेट्रिक मॉडल में 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 नहीं होता है, बल्कि 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस हम कहते हैं ई, 2 प्लस 1 प्लस ई इज इक्वल टू 4। अब जो ई है ना, बेसिकली ये जो ई है, एरर टर्म, इंसान जो है लम्बा बलम्बा एरर करता रहता है, यही बेसिकली ये म्यू है। ये जो म्यू आपको नजर आ रहा है, तो ये एरर है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग का एरर है। ए जो है, अल्फा जो है, ये भी आपके पास कोफिशिएंट है और बीटा भी कोफिशिएंट है। ये बीटा स्लोप है, अल्फा आपका इंटरसेप्ट है। जहाँ से आपकी लाइन शुरू होती है उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। बीटा जो है उसकी स्लोप है कि वो नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव है। अगर डिमांड है तो इसका नेगेटिव रिलेशन होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। यहाँ पे ये प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, क्योंकि एक्स जो है हमारे पास एक्स की जगह पी हम लिख लेते हैं, क्योंकि प्राइस हम कर रहे हैं। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होती है, और जब प्राइस इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होती है। जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो ये सबसे पहले हमने इसका हाइपोथेसिस बना दिया कि प्राइस जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज नहीं करती है, और H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, हम कहते हैं प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज करती है। दूसरे नंबर पे हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल भी बना दिया थ्योरी के मुताबिक कि क्यू डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा पी प्लस म्यू। म्यू जो है हमारा एरर टर्म है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में एरर टर्म जो है प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, और आगे हम पढ़ेंगे कि एरर टर्म के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट आपने यानी इकोनोमेट्रिक्स में। थर्ड वन क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल। ये हमने मैथमेटिकल मॉडल बना दिया है, और इसमें जब ये देखें क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा पी, ये यहाँ तक ये मैथमेटिकल मॉडल है। और जब इसके अंदर हम एरर टर्म लगा देंगे ना, ये म्यू, तो ये हमारे पास से स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल बन गया। ये आप देखें, अब आपको मैंने बताया था ना, जिस तरह मैथ में हम कहते हैं ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यही है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज ए माइनस बी पी। तो अब ये जब इसके अंदर हम ये एरर डाल देते हैं ना, ये जो म्यू है, ये यानी अल्फा माइनस बीटा पी, पी डाल के फिर हम क्या कहते हैं कि प्लस म्यू जब हम इसमें डाल देते हैं, तो ये जो हमारे पास मॉडल बन जाता है ना, ये अब ये मैथमेटिकल मॉडल से चेंज होके स्टैटिस्टिकल और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल बन जाता है। अब हमें क्या है, स्टेप 3 हमने कर दिया। स्टेप 4 में ऑब्टेनिंग द डाटा। अब हमें क्या चाहिए कि प्राइस का डाटा चाहिए और क्वांटिटी का डाटा चाहिए। ये हम डेली भी कर सकते हैं कि डेली मसलन जैसा हम फिश है, फिश की प्राइस के बारे में कह रहे हैं कि वो डेली उसकी क्या चेंज है, या चिकन है, चिकन की डेली प्राइस चेंज हो रही होती है। तो एक महीने की हम अगर 30 दिन की प्राइस ले लें और 30 दिन की क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई है उसको उसका डाटा ले लें 30 डेज का। ईयरली भी ले सकते हैं कि एक साल के अंदर मतलब 1980 से हम किसी चीज़ का डाटा ले लें, 81 82 83 करते हुए आप टू हम इसको 2023 की तरफ ले जाएं, क्वांटिटी का भी डाटा लेंगे। तो हमने ये डाटा इनका लेना है, पी का भी और क्यू का। अब इस डाटा को हमने करना है रन। जब हम इस डाटा को रन करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये पिछले जुबानी बता रहा था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं ना। यहाँ पे पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये जो अल्फा है ना आपका और ये बीटा, ये आपके पैरामीटर्स हैं, इकोनोमेट्रिक्स पैरामीटर्स। इनको आप पी और क्यू का डाटा लेके बेसिकली आप अल्फा और बीटा को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब आप अल्फा और बीटा को पी और क्यू का डाटा लेके कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पैरामीटर होते हैं। मतलब आपने क्यू का भी 20 साल का डाटा ले लिया, पी का ले लिया, उसकी वजह से जो आपका अल्फा का आंसर आया मतलब
0.019 आपका अल्फा का डाटा आया, माइनस बीटा का डाटा आया आपके पास 0.20, ये आपका बीटा का डाटा है। तो पी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा और साथ एरर टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब देखें बेसिकली ये है कि ये जो 0.2 है ये आपकी स्लोप है और 0.19 है ये आपका इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट और स्लोप का मतलब ये है कि जब आप ये मतलब एक रिलेशन आपने रन की और ये डाटा ये आपका इंटरसेप्ट मतलब 0.19 आया, यहाँ से आपकी रिग्रेशन स्टार्ट हो रही है और ये आपकी रिग्रेशन आगे तक मूव कर रही है और ये जो 0.2 है ये इसकी स्लोप है, ये इसकी बेसिकली स्लोप है। तो ये आपके पास आप ऑब्टेनिंग द डाटा करते हैं और उसके बाद आप एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स करते हैं, जो अल्फा और बीटा पैरामीटर्स हैं उनकी एस्टिमेशन करते हैं। जब आपकी एस्टिमेशन आ जाती है तो उसके बाद आप हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, वो जो हाइपोथेसिस आपने बनाए होते हैं ना उनकी टेस्टिंग करते हैं। अब देखें कि यहाँ पे आप टी वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। आपके पास आपको पता होता है कि इंसान जो है ना जिंदगी में जो एरर्स होते हैं ना बेसिकली वो उनकी तीन कैटेगरीज होती हैं। आप 10% एरर कर सकते हैं, यानी 10% करेंगे, या फिर आप टी जो है 5% करेंगे या 5%, और या तीसरा जो एरर होगा वो आपका होगा 1%। 10%, 5% और 1%। तो 1% एरर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो मॉडल लिया है ना इसमें 99% आप एक्यूरेट हैं और कि ये जो है ना ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होती है, और 1% जो है वो आपका एरर टर्म आ जाएगा रेजिडुअल। 5% का मतलब ये है कि 95% आप श्योर हैं कि आपने जो मॉडल लिया अच्छा है और 5% आपका एरर टर्म आ जाएगी। इस तरह टी की वैल्यू अगर 10% है तो इट्स मीन दैट कि आप 90% आपकी श्योरिटी है कि आप जो हैं वो एक्यूरेट हैं, आपका मॉडल एक्यूरेट है, आप एरर नहीं कर रहे, और 10% जो है आप कह रहे हैं कि ये आप एरर कर रहे हैं कि मे बी ये मॉडल ना हो। अब जब आप मतलब 1 पॉइंट लेते हैं तो अब आप टी की वैल्यू को टेबल में चेक करते हैं ना, टी की वैल्यू को टेबल में से चेक करते हैं। तो टेबल में जब हम 1% की वैल्यू चेक करते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू होती है 1.93 या 2.73 इस तरह की कोई वैल्यू होती है। अगर आपकी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये जो कैलकुलेट आपने कर दी है 9, अगर दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू, जो टी की वैल्यू होती है वो 1.96 होती है, 1.96। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है तो आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया कि प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज आता है। और अगर आपकी कैलकुलेटेड जो ये टी वैल्यूज है ये लेस देन हो जाए टैबुलेटेड वैल्यू जो टेबल आपका गिवन है, तो आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि जो है प्राइस की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में नहीं चेंज हो रही है बल्कि कोई और अदर वेरिएबल है जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर सकता है। तो आपको पता है ज़िंदगी में मतलब बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, हम मॉडल एक स्पेसिफिक चूज़ करते हैं लेकिन वेरिएबल तो बहुत से होते हैं। क्वांटिटी ऑफ डिमांड को फैशन भी चेंज करता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को टेस्ट भी चेंज करता है, आपका जायका, आपका टेस्ट, आपका फैशन, और इसके अलावा अदर जो गुड्स की प्राइस होती हैं वो भी क्वांटिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर देती हैं। आपको पता है सब्स्टिट्यूट्स जिनको कहते हैं। तो ये यानी आप अगर एच नॉट आपका एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ये मॉडल लिया हुआ है ये गलत मॉडल है, आप 99% गलत कर रहे हैं और 1% आप ठीक कर रहे हैं। तो ये इसको हम कहते हैं सर हाइपोथेसिस टेस्ट और बीच में सवाल पूछ फॉर सकता हूँ सर? फॉर जी जी पूछें अच्छा पूछें सर, जो ये मर्जी टी जो पूछें। है इसका मतलब ये टॉलरेंस लेवल कहलाता है ना? नहीं टी जो है ना, टी टी जो है देखें ये ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट दो टेस्ट होते हैं ना। जब आप आपने जी जी स्टैट जी। पढ़ी है ना, स्टैट
स्टैटिस्टिक्स में आपको जिस टीचर ने पढ़ाया होगा तो उसने आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के दी जी होगी, ऐसे 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 एक कर्व बनाई होगी, अगर वो आपने वहां पे पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे जी जी, एक नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक डिस्ट्रीब्यूशन, है। और एक एरिया इसका एक्सेप्टेंस का होता है और एक रिजेक्टेंट का होता है। जी जी जी। ठीक है, एक एरिया आपका रिजेक्ट का होता है और ठीक। एक एक्सेप्ट का होता है। तो ये जो टी वैल्यू बेसिकली होती है ना, टी वैल्यू हो गई, पी वैल्यू हो गई, जेड वैल्यू, जी वैल्यू हो गई, ठीक है, टी पी जी, ये जो सारी वैल्यूज होती हैं ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है इनका एक टेबल होता है, ये कैलकुलेट की हुई होती हैं मुख्तलिफ रीजन के अंदर ना। ये जो एरिया है, आप ये देखें, ये टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप रीजन बता देते हैं कि ये रीजन जो है एक्सेप्टेबल है, हम इस रीजन के अंदर लाइज कर रहे हैं, और इस रीजन से बाहर निकलेंगे तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ना ये जो अल्फा और बीटा है ना, ये इसके बेसिकली पैरामीटर्स हैं, ये लिखा भी हुआ है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। अब इनकी वैल्यूज आ रही हैं, अगर इनकी वैल्यूज देखें, टी की वैल्यू जो है ना 1% के लिए वो होती है 1.96, इसकी टेबल में वैल्यू जो होती है ना टी की, ये गिवन होती है, वो होती है हमारे पास 1.96। अब हमारे पास ये वैल्यू, अगर यहाँ पे ये अल्फा की कैलकुलेटेड वैल्यू 2 आ जाती तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है 1.96 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो इफ़ यूर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन, जो आपने कैलकुलेट की है वो ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, तो आप कहते हैं कि एच नॉट रिजेक्ट। एच नॉट रिजेक्ट का मतलब ये है कि एच वन जो है आपने एक्सेप्ट कर लिया है। जब एच वन आपने एक्सेप्ट कर दिया, इट्स मीन के प्राइस की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है, और ये जो मॉडल आपने लिया हुआ है ये एक्यूरेट मॉडल है, इसमें आप 99% एक्यूरेसी है आपकी, कि ये जो आपने वेरिएबल मॉडल में लिए हुए हैं ये एक्यूरेट है, और 1% जो है आप कहते हैं कि एरर टर्म, ये जो म्यू है ना ये 1% हो जाएगा। और हमने 100% हम कह ही नहीं सकते हैं, अगर 100% करेंगे ना तो हमारा एरर खत्म हो जाएगा, तो ये जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी जो सोशल साइंसेज जो है वो कन्वर्ट टू वर्ड द नेचुरल साइंसेज। समझ आइए? जी जी बिल्कुल। कोई टेंशन बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एक ले मैन की तरह आप मुझसे पूछें, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको इसको जो है ना, मेन मकसद ये है कि आपको सिखाना है और आप इंशाल्लाह सीख के इंशाल्लाह। जाएंगे। थैंक यू। ठीक है जी, तो ये हाइपोथेसिस हमने टेस्टिंग कर दिया कि एच नॉट रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। उसके बाद ये देखिए फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। फॉरकास्टिंग का क्या मतलब होता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि देखें, जो एक्सपेक्टेशन हमारे पास होती है ना वो तीन चार तरह की होती हैं। ये होती हैं अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, एक होती है रैशनल एक्सपेक्टेशन। अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि हम पास्ट का डाटा देख के उसका जो ट्रेंड हम देखते हैं और जो आगे फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा। अगर पास्ट में हमारे हम देख रहे हैं कि हम प्राइसेस बढ़ने की वजह से, यानी चिकन की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो रही है, तो हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे जो फ्यूचर में कितनी प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड में कितनी कमी आएगी। तो इसको हम यानी प्रिडिक्शन फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। दूसरा जो होता है अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, दूसरा होता है रैशनल एक्सपेक्टेशन। रैशनल का मतलब ये होता है कि करंट और प्रीवियस का जो डाटा होता है उसको लेके हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस आएंगी, इसको रैशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो आप देखें इसमें हमने कितने स्टेप किए हैं। पहले स्टेटमेंट, हमने जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया, फिर हमने एक मैथमेटिकल मॉडल की स्पेसिफिकेशन की, उसको हमने स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाया, एरर टर्म्स में डाला, फिर हमने पी और क्यू का डाटा ऑब्टेन किया। 20 ईयर का भी कर सकते हैं, 1 मंथ का भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। क्वार्टरली डाटा भी होता है, मंथली भी होता है, एनुअली भी होता है, बाई एनुअल भी होता है, आधे साल का। उसके बाद आपने क्या किया कि एस्टिमेट द पैरामीटर, हमने इस डाटा को जब प्राइस और क्वांटिटी में पुट किया तो हमारे पास अल्फा और बीटा पैरामीटर्स आ गए, मैंने आपको बताया इंटरसेप्ट और स्लोप आ गई। फिर हमने ये जो इनकी टी वैल्यूज आई है ना, उनको टी वैल्यूज भी आती हैं और पी वैल्यूज भी आती हैं, उनको टी वैल्यू को हमने अपने टेबल के साथ मैच किया। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो टी वैल्यू है, अगर हम 1% पे सिग्निफिकेंट है हमारा, तो हम टी वैल्यू को यानी हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी
उसको हम टेबल में देखेंगे कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 1.96 से ज़्यादा है, इट्स मीन योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू एच नॉट रिजेक्ट। तो ये जो हमारे पास ये जो हमने मॉडल के अंदर जो वेरिएबल यूज़ किए हैं क्यू और पी, इट्स मीन दैट these variables are very essential for our model, so which we can say that quantity of demand is change with respect to price. If prices of goods increases, quantity of demand of specific good decrease and vice versa. उसके बाद हमने पढ़ा कि जब ये हम कर लेते हैं तो उसके बाद एक हमारा ट्रेंड सेट हो जाता है, और उसके बाद हम इसी ट्रेंड को देखते हुए फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट भी कर सकते हैं और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या प्राइजेज में चेंज की वजह से कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस आएगी। समझ आइए भाई? जी सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई बिल्कुल सेट, बिल्कुल ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अच्छा, उसके बाद देखें रिग्रेशन ना, एक होता है कोरिलेशन। आपने स्टैट पढ़ी है तो उसमें आपने कोरिलेशन की बात की है, तो आप कोरिलेशन के बारे में कहते हैं कि देयर इज लीनियर एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के दरमियान विच जो लीनियर एसोसिएशन होती है बिटवीन द टू वेरिएबल विच में भी रिवर्सेबल। अब देखिए आपके पास एक एक्स वेरिएबल होता है, एक वाई वेरिएबल होता है। जब एक्स और वाई का आप रिलेशनशिप चेक करते हैं तो कोई ना कोई आंसर आ जाता है, कोरिलेशन की वैल्यू आ जाती है। अब कोरिलेशन जो है रिवर्सेबल है, लेकिन अब कोरिलेशन आपको ये नहीं बताता कि आप अगर डाटा, आप कतर में जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, और आपकी इनकम से कि मैं कहता हूँ 2 लाख है, मैं आपकी इनकम डालूं और अपनी कंजम्पशन डालूं, इसका कोरिलेशन चेक करूं तो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो आ ही जाएगा। लेकिन जो रिलेशनशिप आएगा ये एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि अब एक देखे ना, हम कहते हैं कि एक तरफ सिंध के अंदर आप देखें ना, हमारे एक टीचर एग्जांपल दिया करते हैं, सिंध के अंदर जो है गधे बहुत ज़्यादा है। तो अब वो गधों का अगर सिंध के अंदर डाटा को जमा करके दूसरी तरफ वाई वेरिएबल में अपनी इनकम लगा लूँ और उसका रिलेशनशिप चेक करूँ, उसका भी कोई ना कोई कोरिलेशन आ ही जाएगा। तो इसलिए इसके लिए फिर इकोनोमेट्रिक्स में कोरिलेशन के बजाय हम रिग्रेशन यूज करते हैं। अब रिग्रेशन क्या होती है कि देयर इज लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू एंड मोर देन टू वेरिएबल्स विच इज नॉन रिवर्सेबल। ये जो लीनियर एसोसिएशन होती है टू एंड मोर देन टू वेरिएबल्स में, जो रिवर्सेबल नहीं होती है, इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं रिग्रेशन। अब देखें, जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली हम जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो इफ इफ द प्रिडिक्ट और एस्टिमेट a score for an individual on one variable is dependent on his and her its score on the other variable independent। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब आपके पास है जी y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा p प्लस u। जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो आप देखें y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा p प्लस न्यू। तो यहाँ पे देखें कि ये जो p है ना, ये y की जगह हम q लिख देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए p जो है ना, ये वाला p, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। और ये जो q है ना, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा हो तो इनको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। इनको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी, और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये जो है ना p, ये काज करता है और p के काज करने की वजह से q में इफेक्ट होता है। आपको पता है कि आप जिस तरह आप कहते हैं कि बादल जो होते हैं ना, बादल बनते हैं तो बारिश होती है। बादल आपके कराची में समुंदर में बनते हैं, और बादल बनने की वजह से समुंदर में जब बादल बनते हैं वो आसमान पे जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो इलाके हैं ठंडे इलाके, यहाँ पे आके ठंड होती है तो बारिश बरसती है।
तो बारिश बरसने का जो काज है ना वो बादल है, और बादल जो है वो काज है, बारिश जो है उसका इफेक्ट है। इस तरह यहाँ पे प्राइस जो है वो काज है, क्वांटिटी उसका इफेक्ट है। तो प्राइस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी इट्स मीन दैट प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो देयर इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। तो ये प्राइस जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन प्राइस को हम जब छेड़ते हैं तो उसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी द रैंडम और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम टू बी फिक्स। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। फिक्स मीन कि हम इनको चेंज करते हैं। मतलब हमने प्राइस को इंक्रीज किया तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस को इंक्रीज करने के लोग देखेंगे कि उस चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो लोग उसको खरीदना छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होती जाएगी। तो रैंडम का मतलब ये है कि ये चेंज होती जाएगी रैंडमली। प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होती है। तो इट्स मीन दैट प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो सर जी अभी कॉन्सेप्ट इजी बिल्कुल है? क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जी। अब देखें यहाँ पे, देखें ना हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये है कि वाई हाउस होल्ड कंजम्पशन है, एक्स हमारी इनकम है, एक्स हमारी इनकम है, और वाई जो है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन है। देखिए इनकम जो है हमारी 80 है, फिर इनकम हमारी 100 है, फिर 120 है, फिर 140 है, 160 है, 180 है, 200, ये हमारी इनकम है। और ये हमारी कंजम्पशन पैटर्न है। देखें कभी हमारी कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड की 65 हो जाती है, कभी 60 हो जाती है, कभी 65, कभी 70, कभी 55। यानी ये इसका जो तरीकाकार है वो चेंज होता है। यानी वो आपको मैंने पीछे बताया कि ये रैंडम है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रैंडम है, और इनकम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स है। जब हमारी 200 इनकम है, देखें कि हमारी कंजम्पशन जो है वो 180 है, फिर दूसरे लम्हे में 185 हो जाती है, 170 और 160, 180। इस लिहाज से ये चेंज होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इनकम होती है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक कंजम्पशन हो जाती है और एक जो है हमारी पास सेविंग हो जाती है। सेविंग भी हम कर लेते हैं, बाज़ औक़ात हम सेविंग ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन कम करते हैं, बाज़ औक़ात हम कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, सेविंग कम करते हैं। जब इन सबको मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास 315 बनेगी। इसको टोटल करेंगे तो 445, इसको टोटल करेंगे तो 490, और ये जब इनका मीन निकालेंगे ना तो मीन क्या होगा, 315 डिवाइडेड 1 2 3 4 और 5, इनको करेंगे तो ये हमारे पास इसका मीन आ गया। मीन यानी इसका ऑन द एवरेज हमारे पास हाउस होल्ड की कंजम्पशन 63 है, फिर 74 है, फिर 98 है, फिर 113 है, इस तरह करते करते अप टू 8 है। ये इनकम हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसकी वजह से ये जो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टैंड? जी सर। नाउ देखें हम इस रिग्रेशन को रन करते हैं ना। अब देखें कंजम्पशन को हमने वाई से डिनोट किया हुआ है और इनकम को हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है। तो अब देखें y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स प्लस म्यू। म्यू आपको मैंने बताया था ये होती है हमारी एरर टर्म। ये जो इंसान लम्हा ब लम्हा क्या करता रहता है, ERROR, ये एरर करता रहता है। तो अब आप देखें कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में हमारे पास एक्स जो है हमारा पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारे पास डिपेंडेंट। ई इज कॉल्ड द एरर टर्म। अब β1 और β2 जो है ना वो हमारे पास पैरामीटर हैं, इनको हमने कैलकुलेट करना है। अब देखें ये एक्चुअल हमारे पास इक्वेशन है, ये एक्चुअल इक्वेशन है जो हमने पहले से बनाई है, ये एक्चुअल रिग्रेशन है। अब जब हम क्या करेंगे कि सिंपल रिग्रेशन फंक्शन सैंपल में जब हम इसको एस्टिमेट कर लेंगे ना, तो हम बीटा की कोई वैल्यू एस्टिमेट कर लेंगे, उसको β1 ऐट कहेंगे। β2 जो है ये इसका β1 ऐट इसका
वो इंटरसेप्ट है, बीटा टू एट जो है वो उसका स्लोप है, एक्स हमारे पास इनकम है और वाई हमारे पास क्या है, कंजम्पशन है। तो म्यू हैट जो है वो हमारे पास रेजिजुअल है कि रेजर्ड है, जो हमें ये बता रहा है कि इनकम के अलावा कंजम्पशन के और भी फैक्टर हो सकते हैं, मतलब टेस्ट हो सकता है, फैशन, जिसको सबको हमने इस एरर टर्म के अंदर डाला हुआ है सिंपलिसिटी के लिए। अगर इसको मॉडल में हम बाकी चीज़ें भी शामिल करें तो कर सकते हैं। ये सिंपल वन वेरिएबल मॉडल है, टू वेरिएबल भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप सिंपल एक रिग्रेशन मॉडल रन करते हैं और बाकी चीज़ों को आप कहते हैं कि आपने इसको एरर में डाल दिया है। बीटा वन और बीटा टू एट आर एस्टिमेटेड। अब देखें ये बीटा वन जो है ना और बीटा टू ये हमारे पास सिंपल है। जब हम इसको रिग्रेशन के अंदर एक्स की वैल्यूज भी लेके आएंगे, एक्स का डाटा और वाई का डाटा, उसको पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा वन ऐट आ जाएगा और बीटा टू ऐट आ जाएगा। जब बीटा वन और बीटा टू आ जाएंगे तो इस मीन दैट ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू हैं जो हमने खुद से एस्टिमेट कर ली है, यानी कैलकुलेट कर ली है विद द हेल्प ऑफ डाटा। समझ आइए? बिल्कुल। इस इस स्लाइड की समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ये यहाँ तक तो समझ में आई है, बिल्कुल। अच्छा जी, आगे अब देखें। अब x इज फिक्स्ड एंड y इज रैंडम। अब देखें x हमारे पास फिक्स्ड है कि 80, 100, 120, 140, 160 एंड ये फिक्स्ड है, और y हमारे पास रैंडम है। ये देखिए पहले 65 था, फिर 70 था, फिर 100, 125, 135, 140, 170। x वही हमारे पास फिक्स्ड ही चल रहा है, 80, 100, 120, 140, 160। लेकिन y जो है हमारे पास वो है पहले 65 था, 55 हो गया। वो जो लास्ट स्लाइड हमने पढ़ी थी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। अब ये वो जो है ना हमने इसको चेंज करके 55 हो गया। ये वाई रैंडम है हमारे पास, यानी कंजम्पशन हमारे पास चेंज हो रही है और इनकम वही सेम है। फिर देखें एक्स हमारे पास सेम है और वाई में अब 65, 90, 105 ये चेंज इसमें आ रहा है, इसमें काफ़ी चेंज आ रहा है। तो यानी एक्स हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, एक्स जो है वो सेम है, और लेकिन क्या चीज़ चेंज हो रही है, ओनली वाई चेंज हो रहा है, वाई हमारे पास चेंज हो रहा है। अब देखें यहाँ पे ना, जब हम ये रिग्रेशन हमने रन की, एक्स वेरिएबल डाला और वाई वेरिएबल डाला, तो इसका हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फा की भी और बीटा की भी, और इसके भी अल्फा और बीटा की, इसकी भी अल्फा और बीटा की, इन तीनों की। अल्फा आपको पता है कि इंटरसेप्ट है और बीटा स्लोप है। यहाँ पे भी अल्फा इंटरसेप्ट है और बीटा स्लोप है, यहाँ पे भी अल्फा इंटरसेप्ट है और बीटा स्लोप है। जब इनकी वैल्यूज आ गई तो ये देखें, ये जो ए मॉडल है, ए मॉडल है हमारे पास, ये इसको हम कह देते हैं कि ये ए है, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी। तीन लाइनें बन रही हैं एक्स और वाई की। तो ये देखें ए लाइन ये जा रही है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये स्लोप है उसकी। बी लाइन ये जा रही है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ पे और स्लोप ये जा रही है। सी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इंटरसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरसेप्ट का मतलब ये इसकी स्लोप है। हमने इधर बेस्ट पिक लाइन, लाइन बी इज द बेस्ट इफ प्लेस द passes the observation or data। अब हम कहते हैं कि लाइन बी जो है ना वो ए से और सी से बेस्ट है। अब बेस्ट क्यों है कि आपको पता है कि एक जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये हमारा एक ये जो वेरिएबल है, ये जो एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। वाई वेरिएबल के अंदर हम अंदर ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। जब इन ऑब्जर्वेशन को इधर हम पुट करेंगे ना, कोई ऑब्जर्वेशन इधर पड़ी होगी, कोई 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 इधर है, कोई इधर है, इस तरह है। अब देखें कि ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल उन ऑब्जर्वेशन से हट के है, और ये लाइन जो सी है ना ये भी उससे हट के है।
ये बी जो है ना एक्यूरेट जा रही है। तो एक्यूरेट का मतलब ये है कि ये इस इन ऑब्जर्वेशन को भी कैप्चर कर रही है, इन ऑब्जर्वेशन को, तो ये बेस्ट लाइन है। इसकी मिसाल इस तरह है ना, आप कराची की मिसाल ले लेना। कराची में एक यूनिवर्सिटी रोड है, आपने देखी होगी, जो सदर से शुरू होती है, गुरु मंदिर से, और सीधी यूनिवर्सिटी कराची तक आती है। अब देखें उसके एक तरफ भी बहुत सारी आबादी है और दूसरी तरफ भी बहुत, वो सेंट्रल रोड है। तो वो सेंट्रल रोड जो है इस तरह की आबादी को भी कवर कर रही है और दूसरी साइड की आबादी को भी कवर, तो वो दरमियान से जो गुजरती है तो उसको हम कहते हैं बेस्ट फिटेड लाइन। समझ आई है? जी जी जी, यानी कि जितने भी बकवास मेन डाटा पॉइंट्स हैं, जिसको सब ये जो सबसे ज्यादा क्लोज एक पैटर्न वाली लाइन बनेगी, वो उसको हम लेंगे, ठीक है। यानी हम ये ले रहे हैं कि वो लाइन के जो बिल्कुल सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर से, यानी यानी वो सारी ऑब्जर्वेशन को कवर करती हुई गुजरे, कोई ऑब्जर्वेशन मिस ना हो, उसको हम कहते हैं ठीक है। बेस्ट फिटेड लाइन। बेस्ट फिटेड लाइन, ठीक है जी। ये इकोनोमेट्रिक्स की ये खूबसूरती है कि वो बेस्ट फिटेड लाइन को कैप्चर करती है। ठीक है जी। जी 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 सर, बिल्कुल बैठो। हेलो। अच्छा, आप मैं इस तरह आप मुझे रिस्पांस देना, मुझे फिर और मजा आएगा आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए। अब देखें, बी है ना, ये जो बी लाइन है, ये बी लाइन आपको नजर आ रही है। इसको मैं रेज करता हूँ, 1 मिनट है ना, इसको मैं रेज करके आपको बताता हूँ। ये बी लाइन है ना, देखें कुछ ऑब्जर्वेशन इस बी लाइन के ना, कुछ ऑब्जर्वेशन इस बी लाइन के इधर पड़ी होंगी, यहाँ पे ये देखें, ये पड़ी भी हुई है, ये जो नीली नीली, कुछ ऑब्जर्वेशन जो है ऊपर पड़ी होंगी। अब ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 है या 3 है, नीचे भी 3 है। ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है। नीचे वाली ऑब्जर्वेशन है नेगेटिव, जिनके मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, एक जैसे इनकी वैल्यू सेम है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगी, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगी, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इट्स मीन दैट कि ये हमारी जो लाइन आएगी ये बेस्ट फिटेड लाइन है। ये जो इसका एस्टिमेटेड जो एरर टर्म है ना, वो जीरो तो नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ये यानी हमने ऐसी लाइन खींचनी है कि हमारा जो एरर टर्म है वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। ये देखें, ये बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स में 2 तरह की अप्रोच यूज होती है ना। वन इज द क्लासिकल अप्रोच और सेकंड वन इज द बीजियन अप्रोच। क्लासिकल क्या कहते हैं? वो क्लासिकल अप्रोच वाले कहते हैं कि आप एरर टर्म को मिनिमाइज करो, इतना मिनिमाइज करो कि वो जो है ना, आपकी जो पॉपुलेशन की वैल्यू है ना, वो सैंपल की वैल्यू के इक्वल हो जाए। जो पहले हमने ऊपर बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू है ना, वो कहते हैं कि जो सैंपल आपने नीचे लिया वो है बीटा 1 एट और बीटा 2 एट, उसके बराबर हो जाए। ये क्लासिकल। बीजियन कहते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू पॉपुलेशन। जब वो पॉपुलेशन के बीटा 1 और बीटा 2 के बराबर सैंपल हो जाएंगे तो आपका एरर ही जीरो हो जाएगा, आपका एरर टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जी 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 वकास सर, बोले। सुन रहा हूँ मैं। जी जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, देखें इकोनोमेट्रिक्स में 2 तरह की अप्रोचेज हैं। वन इज द क्लासिकल अप्रोच एंड सेकंड वन इज द बीजियन अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में वो काम करते हैं एरर टर्म को मिनिमाइज करने पे। वो कहते हैं कि एरर टर्म को इतना मिनिमाइज करो, इतना मिनिमाइज करो कि वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू जीरो हो जाए, एरर टर्म जीरो हो जाए, जिस तरह ये हमने रिग्रेशन रट की। बीजियन अप्रोच वाले कहते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल को इतना बढ़ा दो ना कि वो सैंपल जो हैं वो पॉपुलेशन के बराबर हो जाएं। जब सैंपल पॉपुलेशन के बराबर हो जाएंगे तो आपका एरर टर्म खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएगा। वो बीजियन अप्रोच है। यहाँ पे जो हम इकोनोमेट्रिक्स करते हैं ये क्लासिकल अप्रोच है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये जो एरर आ रहे हैं ना हमारे, इनको आप ऐसी बेस्ट फिटेड लाइन बनाएं, लाइन गुजरे कि सम ऑफ एरर ओके। जो है वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो हो जाए। जीरो नहीं बल्कि नियर इक्वल टू जीरो हो जाए। जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी रोड बनी हुई है ना, वो इतनी सीधी लाइन पे है कि गुलशन इकबाल की या दूसरी आबादी और उधर जो आपका गोली मार और वो
पता नहीं लालू खेत की आबादी सारे आके यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है उस पे आके लोग मिलते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, कोई सदर जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ। तो वो एक बेस्ट फिटेड लाइन है जो उधर का एरर और राइट और लेफ्ट का एरर को मिनिमाइज कर देती है और लोगों के लिए डिस्टेंस मिनिमाइज कर देती है। लोग इजीली अपनी ठीक है अपने जो जी, समझ में मुख्तलिफ आ जगहों पे जाते हैं। बिल्कुल सर। समझ आ गया? आगे अब देखें, ये जो है यही देखें ना, ये देखें लाइन ए, लाइन ए। अब देखें कि ये 45 प्लस ए एरर है और ये 45, ये कौन सा एरर है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो एरर टर्म बिल्कुल जीरो हो जाएगी और ये लाइन यहाँ से गुजर जाएगी। अब देखें इसमें ये जो लाइन ए है ना, ये क्यों हमारे लिए अच्छी नहीं है? अब देखें कि वो अगर यूनिवर्सिटी रोड से जो कराची यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी रोड से अगर कोई 45 किलोमीटर के फासले पे है, ये भी 45 किलोमीटर, तो यहाँ इनका यानी वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये लाइन हमारे लिए बेस्ट फिट नहीं है, वहाँ से हम रोड नहीं गुजारेंगे, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम वो ऑब्जर्वेशन लेंगे जो क्लोज क्लोज हो, हमारी लाइन उनसे करीब 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 गुजरे। अब बी में देखें, बी के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है +20 और -20, 45 से कम है, इनका कितना डिस्टेंस कम रह गया है, 20 का रह गया है राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे -20 है, -20 +20 को कैंसिल करेंगे, एक लाइन दरमियान से गुजरेगी जिसको हम बेस्ट फिटेड लाइन कहेंगे। तो ये हमारे लिए जो लाइन ए है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन है उनका गैप है, तो ये जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये जो लाइन बी है ना, ये हमारी बहुत बेस्ट फिटेड लाइन है, क्योंकि इसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो राउंड अबाउट बहुत नियरली जी इनकी सर, ये आपस में समझ में आया। सेम है। समझ आया? आगे अब देखें ए में ना, ए में जब हम ए लाइन और बी लाइन की बात करते हैं तो अब इसमें देखें रेजिड्यूल, रेजिड्यूल का मतलब आपको मैंने बताया कि रेजिड्यूल क्या होता है, कि वही एरर टर्म होती है। अब देखें इसका रेजल्ट -45, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 20 तो 25 आएगा, +45 आपको पता है नेगेटिव का इसको स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका जो सम ऑफ रेजल्ट आ रहा है वो 40 तो 50 आ रहा है। लेकिन बी लाइन का जो सम ऑफ एरर है 20 और 20 का जब स्केयर लेंगे तो 400 आ जाएगा, 20 का स्केयर लेंगे तो 400, ये 800 आ, ये रिजल्ट कम आ रहा है और ये रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो मॉडल है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है क्लासिकल अप्रोच में, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने एरर टर्म को मिनिमाइज करना है, और एरर टर्म 800 कम है या 800 कम है सर। 4050 कम है। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल हमारे सही लिए बात है। बेस्ट फिटेड लाइन बी होगी, ना कि ए होगी। ठीक है, आगे देखें। इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं ना एरर टर्म को मिनिमाइज करने का, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ मैथ लीस्ट स्क्वायर। कौन सा मेथड कहते हैं मेथड ऑफ वकास, लीस्ट स्क्वायर। मोहम्मद वकास भाई? हाँ जी यार, कराची में ना, कराची के जो आप लोग हैं वो टीचर हो स्टूडेंट हो सारे एक जी जी। दूसरे को भाई कहा करते थे। हम भी उधर पढ़ते थे ना, तो कहते थे, वो हमारे हाँ, टीचर को हमारे कहते, भाई बहुत अरे कहते शराफत भाई हैं। क्या हाल है आपका? हाँ, हाँ, कोई तो मसला नहीं। मैं भी आपको वकास भाई कहूंगा है। तो आपने पहले क्या किया मैं हुआ है, जी, क्या मैंने क्या बैचलर्स किया हुआ है क्वालिफिकेशन है कॉमर्स आपकी? में और मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। तो अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बैठ के जो है ना, मैं सीए बीच में अच्छा छोड़ दिया था, मतलब जॉब लग गई थी तो फिर टाइम ही नहीं मिला उसको परसू करने का। फिर मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया, तो मैंने इनकी, मेरे पास क्वालिफिकेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की है, अमेरिका की, मतलब वहाँ की सर्टिफिकेशन है। तो उसके अलावा फिर मैं यहाँ पे तो अभी आया हूँ, उससे पहले मैं बैंक में ही काम करता रहा हूँ, कराची में, नॉर्मली कराची में ही रहा हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर यूएई में मतलब मेरे क्लाइंट्स होते थे तो मैं वहां जाता था। फिर 2 साल से तो मैं यहाँ पे हूँ, दोहा में। नहीं, तो जी जी, कराची ये यूनिवर्सिटी से की कराची है। यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है? बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी हाँ, है कराची कराची यूनिवर्सिटी में मतलब बहुत इंजॉयमेंट है, हाईली लेकिन मैं रेप्यूटेड तो है। चूंकि रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, मैं तो मतलब साथ का, मैं चूंकि सीए कर रहा था, तो मैं प्राइवेट स्टूडेंट था, तो मैं तो सिर्फ एग्जाम देने जाता था। तो मेरी तो कराची यूनिवर्सिटी लाइफ मुझे मिली ही नहीं है ना, सही वाली।
मैंने हमेशा सर्टिफिकेशन की थी, तो अब मैं मास्टर्स की तरफ आया हूँ ताकि शायद इसकी बेस पे आगे पढ़ने का या एमफिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए आगे। तो फिर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा जी सब्जेक्ट है। आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, आप एमफिल जो है ना, आप मुझे वो बिल्कुल सर, नंबर बिल्कुल। देना, फिर मैं चलो बाद में आपसे गपशप होगी व्हाट्सएप पे। अच्छा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ना, ये देखें वही मेथड मैंने आपको बताया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूल इज स्मॉल पॉसिबल और मिनिमम। हमने जी रिजल्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि इकोनोमेट्रिक्स में बेसिकली हम कहते हैं कि एरर जी टर्म को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। हमारा एरर टर्म इतना कम हो कि हम जो है, एरर टर्म हमारा मिनिमाइज होगा तो हम जो है ना बेस्ट वे से जो है अपने मॉडल को सेट कर सकते हैं। और आपको पता है बेस्ट फिटेड लाइन हमने बनानी है, एरर टर्म को मिनिमाइज करके ही बनाएंगे। तो आप देखें y इज इक्वल टू बीटा वन हैट, ये हमने एस्टिमेटेड वैल्यू रखी हुई है, प्लस बीटा टू हैट एक्स प्लस म्यू। बीटा वन हैट आपको मैंने बताया ये इंटरसेप्ट है, और बीटा टू हैट जो है हमारे पास स्लोप है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो है ना, ये जो बीटा वन हैट है ना और बीटा टू हैट है, इसको उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाना है। वकास भाई आप क्या नाम है जी जी इसका, जी बिल्कुल। मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट है ना थोड़ा आपको? बहुत तो है। है? अच्छा, अब देखें ये बीटा, ये आपने जी प्रैक्टिस करना है, मैं आपको व्हाट्सएप भी ये करूंगा बाकी नोट्स, ठीक है? मेरे पास हैंड रिटन है, ये कल ठीक। आपने मुझे फिर प्रैक्टिस करके बताना है कैसे हुआ है। अच्छा, अब देखें वाई की तरफ बीटा वन ऐड को माइनस कर देंगे, सही है। और बीटा टू ऐट एक्स को भी उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जी इस बिल्कुल। साइड पे म्यू रह जाएगा, ऐसे म्यू ऐट रह जाएगा। और अब क्या है कि म्यू ऐट जो है ना, अब हमारे पास क्या होगा कि म्यू ऐट हमारे पास, हम इसके साथ समीशन लगाएंगे, ये सिग्मा म्यू ऐट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, और y माइनस, ये देखें ना ये चीज जो है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली बीटा वन एट और बीटा टू एट एक्स, ये हमारे पास y एट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि y बेसिकली किसके बराबर है, y इज इक्वल टू बीटा वन एट और बीटा टू एट एक्स है। तो ये बीटा वन एट भी आ गया और बीटा टू एट एक्स भी आ गया, तो इसकी जगह हम ये y एट पुट कर देंगे। वाई समझ आ हैट रही है इज ना? इक्वल, ओके 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 ओके। देखें ना, ये देखें y इज इक्वल टू जी जी बीटा जी वन एट बीटा टू एट एक्स प्लस म्यू एट लिखा हुआ है। तो जब हम ये क्या किया कि म्यू एट एक तरफ आ गया इक्वेशन के, y माइनस बीटा वन एट माइनस बीटा टू एट एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास बेसिकली y एट जो है ना वो बीटा वन एट और बीटा टू एट के बराबर है, ये हमने एज्यूम किया है। तो म्यू एट जो है वो y तो ये गिवन है जो हमारा पहले से पुराना y है, ये वाला बीटा वन और बीटा टू एट की सर, ये जगह हैट हमने लगाने y का एट मकसद क्या लिख होता है, लिया है। इसे क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं? ओके, ये ऐड का मतलब ये है कि हमने ये बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू अच्छा अच्छा अच्छा। एस्टिमेट कर ली है, डाटा लेके ना इसको एस्टिमेट, मतलब ये हाँ। सिंपल है ना, y इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू एक्स है ना, तो ये इट्स मीन ओके दैट ओके के हमने ये ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन है, और ऐड लगाने का ओके मतलब ये है कि हमने इसको ओके। एस्टिमेट कर लिया है इन पैरामीटर्स को। तो ये देखें म्यू का, जब दोनों साइड पे इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो y माइनस वाई हैट का स्क्वायर आ जाएगा, आपको पता है ये स्क्वायर आ जाता है। तो आप देखें सम ऑफ म्यू एट का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ वाई, तो हमारे पास ये वाला गिवन है, और वाई एट की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली बीटा वन एट प्लस बीटा टू एट एक्स का होल का स्क्वायर। सर ये समझ आ गई है? y माइनस वाई हैट जो है वो उसको हमने रिप्लेस किया है पूरी यू स्क्वायर। अच्छा, उसको हमने, ओके बी, ओके बीटा वन हैट माइनस बीटा एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया वाई हैट से। ठीक है सर। जी जी जी। आगे चलें।
अब देखें, आपने पार्शियल डेरिवेटिव आपने पढ़े होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। जी जी सर, थोड़े थोड़े पढ़े हैं, डेरिवेटिव पढ़े हैं मतलब पढ़े कभी? तो थे, याद है। अच्छा, जब हम इसका रेट ऑफ चेंज देखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज विद बीटा वन हैट से, ये देखें ये बीटा वन हैट है, ठीक है जी। जब इसका रेट ऑफ चेंज देखते हैं तो आपको पता है कि डेरिवेटिव के अंदर पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं और उसके बाद उसकी बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, बिल्कुल सही है। पावर हमारे पास कितनी है इसकी? 2 है सर। पावर कितनी है? 2। तो ये देखें 2 पहले आ ठीक है, जाएगा, ठीक ये है। 2 क्या हो गया, पहले आ गया। और बेस हमने एज इट इज लिखी और 2 में से क्या करेंगे, एक क्या कर देंगे, माइनस हाँ करेंगे। मतलब वो हम लोग ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फार्मूला आता है ना, उसमें पावर ले जाके फिर उसको जो उसकी सबकी पावर जो है वो साइड में करके, और एक पावर जो है वो कम कर देते हैं उधर से। हम्म, हाँ वही ना, ये कम कर दी है एक पावर, तो ये उसका बेस एज इट इज आ गया है विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन। ये ठीक है। सही है। आगे जब उसकी आगे फिर बीटा वन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है बीटा वन का डेरिवेटिव फिर माइनस वन ही आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ बीटा वन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ बीटा वन करेंगे तो बीटा वन कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, और माइनस ये साथ हमने लिखा हुआ है -2। जी सर, ओके सर, पीछे दोबारा जाता सही हूँ। है। ओके, ये हो गया सम ऑफ वाई माइनस, ये हो गया सम, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव आया जी -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सम, ठीक है सर, थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कर सकूंगा ये। अच्छा, दूसरा देखें, फिर इसका एरर टर्म का जो है ना, अब बीटा वन के लिहाज से डेरिवेटिव पहला लिया, अब किसका साथ लेंगे, बीटा जी, टू के साथ। टू के साथ। किसके ठीक है, साथ लेंगे, बीटा टू के साथ। तो बीटा टू के साथ वही जो पावर का डेरिवेटिव पहले आ जाएगा, टू पहले आ जाएगा, और आगे उसका बेस सारा लिख लेंगे एज इट इज, और फिर बीटा टू के साथ वैल्यू एक्स, किसकी है, ठीक है। हम्म, एक्स, तो ये एक्स साथ आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, इसकी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, अगर ये कैलकुलेट करें तो तकरीबन 8-10 पेजेस लगते हैं। वो कहो तो पेजेस सर वो आपको उसे सेंड कर समझ दूंगा आएगी मैं, कुछ? वो कैलकुलेशन करके। मैं वैसे थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन ये है कि बस आप सिंपली ये दो डेरिवेटिव लेके देखें, यहाँ से हमारे ओके, पास बीटा वन बीटा की भी वन, वैल्यू आ गई है और बीटा टू की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप ये देखें ना, बीटा टू की वैल्यू है ये सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, यानी मीन ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई माइनस मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स बार का होल का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास बीटा टू बीटा टू की आ की गई, वैल्यू आ गई ठीक है, है। किसकी वैल्यू आ गई है, और इसी बीटा टू को जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो बीटा हमारे पास वन की कितनी आ वैल्यू आ जाएगी। जाएगी। तो जब बीटा वन और बीटा टू हमारे पास आ जाएंगे तो वो उन वैल्यूज को इन इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास इंटरसेप्ट और स्लोप आ जाएगा। जो इंटरसेप्ट और स्लोप आ जाएगा उसको हम वो बेस्ट फिटेड लाइन बनाएंगे, तो हमें पता चल सही जाएगा है। कि हमारी लाइन बेस्ट फिटेड है या नहीं है, और सम ऑफ एरर टर्म हमारे पास ये मिनिमाइज है या सर, नहीं। ये आ रहा है बीटा टू हैट, और ये एक्स का मीन है। अच्छा, और बीटा टू का जो है वो तो कैलकुलेशन है, बीटा टू हैट की है। अच्छा, सम ऑफ, आगे कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ठीक है सर, ये हो गया। समझ आ गया जी जी, ये आपको, यानी कि ये ये फार्मूला समझ आ से गया है ये प्रॉब्लम। हम लोग वो लाइन
जब भी हमें ये बीटा वन हैट और बीटा टू हैट कैलकुलेट करना है, तो हम एक्स और वाई जो डेटा है उसका ये फार्मूले में डालेंगे वैल्यूज, तो आ जाएगा, मीन निकालेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज ओके सर, डालेंगे तो हमारे पास बीटा टू भी आ जाएगा और बीटा वन ठीक भी है आ सर, जाएगा। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ठीक है, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब इसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड। यानी बीटा वन एट और बीटा टू एट आर ब्लू, BLUE, ब्लू। ब्लू का मतलब ये है कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड बेस्ट एस्टिमेटर, लीनियर। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। आप देखें बेस्ट किस तरह है, ये बेस्ट ये है कि हमारी ये बेस्ट लाइन गुजर रही है, ये वाली कौन सी लाइन है, बेस्ट। यानी जो सारे एरर टर्म को क्या कर रही है, मिनिमाइज कर रही है। लीनियर का मतलब ये है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर होने चाहिए। ये देखो, ये जो पैरामीटर है ना, बीटा वन एट और बीटा टू एट, ये लीनियर होने चाहिए, इनका स्केयर शेयर या क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर इनके ऊपर स्केयर या क्यूब आ जाएगा तो ये लीनियर नहीं रहेंगे। लीनियर नहीं रहेंगे तो हमारा जो ब्लू एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी है वो पूरी नहीं होगी। ये एक्स का स्केयर आ सकता है, वाई का आ सकता है, लेकिन बीटा वन और बीटा टू का स्केयर या क्यूब नहीं आ सकता। अगर ये करेंगे तो ये हमारा लीनियर नहीं होगा बल्कि क्वाड्रेटिक या स्ट्रेट क्यूबिक लाइन नहीं बन होगी जाएगा, फिर, जो तो हम वो ऊपर नीचे इसको दाएं सॉल्व बाएं आउट घूम नहीं रही कर होगी। सकते। तो बस लीनियर, हाँ वही है, रिग रैग हो जाएगी। ठीक है तो सर। रिग रैग हमें चाहिए नहीं, हमें बेस्ट लाइन, बेस्ट फिटेड लाइन चाहिए। बेस्ट लीनियर अनबायस का मतलब ये है ना, हम कहते हैं ना फलाना बंदा बायस्ड है बहुत ज्यादा है, तो हमारा डाटा अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब ये है कि हमारा डाटा ऐसा हो जो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा हो। ये ना हो कि हम डाटा जाके इकट्ठा करें अपने दोस्त यारों से पता करके, तो हम घर बैठे डाटा कलेक्ट कर लें और वो हमारे पास अनबायस्ड हो और बायस्ड डाटा हो जाए और एक ही जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वही बन जाए। वैसा नहीं होना चाहिए बल्कि अनबायस्ड डाटा होना चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हम ठीक है डाटा सर। को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एस्टिमेटर को हम क्या कहते हैं, ब्लू एस्टिमेटर। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी प्रूव टेकन सर मुझे फॉलोइंग 5 मिनट देंगे, मेरी नमाज assumption का फॉर टाइम एरर निकल रहा है, टर्म। मैं नमाज पढ़ के आ जाऊँ। ठीक है, सर मतलब कोई इशू तो नहीं है ना, मैं ठीक है बस फिर 5 मिनट में आ रहा हूँ। नमाज पढ़े। क्योंकि वो हो तो गई थी नहीं नहीं, आधा घंटा कोई पहले, बात वो नहीं, मगरिब है ना तो उसका टाइम ही खत्म हो जाता है। ओके सर। पढ़ लें पढ़ लें, नमाज पढ़ लें आप। बहुत पेड़ मुझे छोड़ दिया, वो आई स्टूडेंट है ना, आई नहीं। हम कर रहे थे कि अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि जब दीज प्रॉपर्टीज कैन बी प्रूव बाय टेक ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन एरर टर्म ना, कि हम कहते हैं कि ये आप देखें ब्लू एस्टिमेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो एरर हमारे पास आया है ना, एरर टर्म, बेसिकली क्लासिकल अप्रोच में डिस्कस ही एरर टर्म को किया जाता है। हम कहते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ म्यू, यानी जो म्यू की हमने कैलकुलेटेड वैल्यू, वही जो आप कह रहे थे ना म्यू हैट, उसको ई म्यू भी लिख सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। हम कहते हैं कि उसका मीन जो है ना वो क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो होना चाहिए। मीन क्या होना चाहिए भाई, जीरो। मीन जीरो का मतलब ये है कि हमारी जो सम ऑफ एरर जो है ना, मीन जीरो का मतलब ये है कि जो सम ऑफ एरर टर्म है वो इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी मतलब ये एक सीधी लाइन गुजर रही है तो इसके नीचे वाला हिस्सा, सही सर। जितना 25 -25 लिखा हुआ था, उधर ऊपर +25, तो 25 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन जो है वो जीरो से गुजरे। हमारा मीन क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। ओके। सही है, यानी एरर टर्म का मीन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ म्यू टी का स्क्योर है ना, ये बेसिकली उसका वेरिएंस है। ये क्या है, उसका वेरिएंस है। तो वेरिएंस जो है वो सिग्मा के बराबर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि वेरिएंस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। मीन जीरो और वेरिएंस कांस्टेंट, वही आप वाली बात कि अगर हम क्यूबिक फंक्शन लेंगे या क्वाड्रेटिक लेंगे तो वो ऐसे ऐसे जिग जैग हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है इस चीज़ का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो हम सीधी लाइन ले रहे हैं तो इसका वेरिएंस कांस्टेंट है, यानी मीन उसका ज़ीरो है, यानी एरर टर्म सम ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो, और एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, सीधा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जो कोवेरिएंस है एरर टर्म का, यानी एरर टर्म आपस में रिलेट कितना कर रही हैं, वो भी ज़ीरो होना चाहिए। यानी हम डाटा ले रहे हैं ना, एक मतलब 1980 का डाटा ले रहे हैं, 1981 का ले रहे हैं, 82 का ले रहे हैं, तो आप देखें ना 81 का अपना एरर होगा, 82 का अपना एरर होगा, 83, ये आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेट ना करें, बल्कि एरर टर्म जो है दूसरे एरर टर्म से अलग अलग हो। जब तीनों एरर टर्म अलग अलग होंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोवेरिएंस है वो भी ज़ीरो के इक्वल है। ये जी कोवेरिएंस का जी, ये जो लास्ट इक्वेशन है वो कोवेरिएंस की है। समझ आइए, कोवेरिएंस है ना, यानी यू आई का मतलब ये है कि आई का मतलब ये जी है कि मतलब 1980 का एरर टर्म है, सही है। और जे का मतलब ये है कि 81 का एरर टर्म है, या मंथ के हिसाब से लिखें तो आज क्या दिन आज है, आज तो बुध है जी। वेनसडे है, तो वेनसडे का अपना एरर टर्म होगा जो जे है, और बुध से पहले मंगल था तो मंगल का अपना टर्म होगा, एरर टर्म होगा। तो हम ये भी अजम्पशन लगाते हैं कि जो मंगल का एरर टर्म है वो बुध के एरर टर्म सही के है साथ सर। रिलेट ना करे, बल्कि वो एक दूसरे से अलग सर ये अलग जो हो, ई और आपने उसका बताई जो है ये समेशन कोवेरिएंस है हो ना, वो जीरो के बराबर हो। एस्टिमेट एस्टिमेट ना ना, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये ठीक है, समेशन, एस्टिमेटेड ओके। वो सम अलग होता है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो ये तीन अजम्पशन है कि हमारा ब्लू एस्टिमेटर उस वक्त होगा बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर कि जब आपका एरर टर्म जीरो हो, उसका मीन जीरो हो, वेरिएंस उसका कांस्टेंट हो, कोवेरिएंस उसका जीरो हो। जी ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, यानी मीन जीरो होगा तो वो बेस्ट बन जाएगा, उसका वेरिएंस कांस्टेंट होगा तो वो लीनियर बन जाएगा, और कोवेरिएंस उसका ओके जीरो हो जाएगा तो वो अनबायस्ड बन जाएगा। तो ये जो ब्लू का मतलब यही है कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ओके सर। ओके, नहीं सर कोई समझ इसमें में आ गया। प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, तो फिर आगे चले ना। तो जी जी, ये एस्टिमेट हो गया, दूसरे वाला आ जी गया, इसका वेरिएंस है। ओके। ये जो मीन जीरो के इक्वल है ये बेस्ट है, ये वेरिएंस जो कांस्टेंट है लीनियर है, और को वेरिएंस अनबायस्ड है, तो ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर का मतलब ये है कि ये ब्लू है। ओके सर। अब देखें अनबायस्ड का क्या मतलब है, ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा एट, यानी बीटा को एट को हमने एस्टिमेट किया, हमारी ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसका जब हमने एस्टिमेट किया वो बराबर होने चाहिए हमारी एक्चुअल वैल्यू के। वही जो आपको मैंने बताया नहीं है, टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जो जिस तरह आपने वो टी वैल्यू देखी होगी ना, जी टैबुलेटेड जो होती है 1.96, इस तरह स्टैट में आपने देखी होगी, तो वो टैबुलेटेड वैल्यू होती है, और ये जो बीटा वन हैट है ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसका जो मीन है ना, वो मीन जो है वो टैबुलेटेड वैल्यू के बराबर होना चाहिए, फिर ये अनबायस्ड होगा, और इसका मीन जो है बीटा टू का वो उसके टैबुलेटेड वैल्यू के बराबर होना चाहिए। समझ आइए, ओके। यानी ये जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, वो हमारे पास इस जो पॉपुलेशन, ये सैंपल की वैल्यू है ना, ये वाली जो हमने सैंपल लिया उसकी वैल्यू है, ये पॉपुलेशन की वैल्यू है, तो सैंपल की जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन के ओके बराबर ओके होनी ओके चाहिए, ओके बीटा टू की सही सैंपल है। की इसकी पॉपुलेशन के बराबर होनी जी जी, यानी कि चाहिए। इसकी आपने सैंपलिंग पढ़ा एस्टिमेशन। होगा ना, ओके ओके विद रिप्लेसमेंट और विदाउट। ओके सर। नेक्स्ट, अब देखें
वेरिएंस को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया कि मीन आपका 0 होना चाहिए और वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर एन इंटू एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स जो है वो वेरिएबल है, एक्स बार उसका मीन है का स्क्वायर इंटू सिग्मा का स्क्वायर। इस तरह वेरिएंस ऑफ बीटा टू भी सिग्मा का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये बीटा वन की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और बीटा टू की वैल्यू भी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो OLS estimator are minimum variance efficient estimator in the class of all the linear unbiased estimators. मिनिमम वेरिएंस है, ओके। ओके, ये ओएलएस एस्टिमेटर होता है। सही है। जी जी। यानी हम वेरिएंस बीटा वन पहले मीन निकालेंगे ना उनका, ओके। मीन बीटा वन और बीटा टू का। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? उनका वेरिएंस निकाल रहे हैं। वेरिएंस बीटा वन का ये फार्मूला है, वेरिएंस बीटा टू का ये है। तो बीटा वन और बीटा टू का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए और मीन जीरो ठीक होना है। चाहिए, आपको पता है। तो ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ओके। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे, देखें ना, यहाँ पे आपकी इनकम है, इनकम आपकी कांस्टेंट है 80 100 120 140 160 180, ये इनकम आपकी कांस्टेंट है। और कंजम्पशन आपकी ये वेरी कर रही है, ये देखें वेरी कर रही है, ये भी वेरी कर रही है, ये भी। अब ये जो ये दरम्यान में ये चीज़ें आई हुई है ना, ये वाली, ये 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 और ये, इनको बोलते हैं आउटलायर। इनको क्या बोलते हैं? ओवर्ट, इनको बोलते हैं ओवर्ट लायर। अब आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर बेसिकली क्या होता है कि डाटा के अंदर एक डाटा स्मूथ जा रहा है, दरमियान में एक ऐसी फिगर आ जाती है बहुत, या मिनिमम होती है या मैक्सिमम हो जाती है। अब देखें ये डाटा बहुत स्मूथ जा रहा है, 100 105 95, ये दरमियान में एक 130 आ गया। इस तरह ये डाटा सारा 160 140 दरमियान में 90 आ गया। तो ये आउटलायर जो होते हैं ना, ये ज़्यादा वेरिएंस को डिस्टर्बेंस करते हैं, वेरिएंस की डिस्टर्बेंस करने वाले ये आउटलायर्स होते हैं। जितना देखें, ये इन सबको जमा करेंगे तो 345, इन सबको ये सारे जमा की, जब इनको डिवाइड करेंगे ना इन नंबर से, तो ये देखें मीन 69 70 106 121 125। तो जिसका आउटलायर ज़्यादा होगा सारा मीन उसकी तरफ झुक जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये इसको अनबायसनेस की तरफ लेके एक जाती तरफ है। ये झुका हुआ है। बायस, यानी अनबायस नहीं होता, ये बायस बन जाता है डाटा इस वजह से। हाँ, एक तरफ झुक जाता है ना, आउटलायर की तरफ। मतलब आपकी इनकम 2 लाख रुपया है ना, और हम सर्वे कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की इनकम 50,000 से 80,000 तक है, तो उनमें आपका जब 2 लाख डालेंगे तो सारे का सारा डाटा जो हम्म। मीन है आपकी तरफ झुक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख को वो शो करेगा। सही बात, सही 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 सही। इसको आउटलायर्स बोलते हैं। ठीक है। सही है जी। तो आप देखें ये हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा है, पॉपुलेशन की वाई की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है। जब हम इसका जी जी जी। अल्फा, और वही जो फार्मूला नहीं है बीटा वन और बीटा टू वाला, उसमें जब ये डालेंगे तो ये हमारे पास है, ये उसका स्लोप आ गया, ये उसका इंटरसेप्ट आ गया। जब हम उसका सैंपल में डालेंगे तो ये इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये इसका स्लोप आ जाएगा। ये सैंपल का डाटा है, ये पॉपुलेशन का डाटा है। जी जी। सही है जी। नहीं सर, इसमें बिल्कुल कोई भी नहीं। प्रॉब्लम? तो ये देखें पॉपुलेशन जो रिग्रेशन आपका फंक्शन होगा y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस म्यू, यानी म्यू इज द एरर टर्म और रैंडम वेरिएबल, इसको एरर टर्म कहेंगे। और बीटा वन और बीटा टू आर द पैरामीटर्स, इनको पैरामीटर्स कहेंगे। इसका सैंपल रिग्रेशन जो है वो हमारे पास y इज इक्वल टू बीटा वन एट प्लस बीटा टू एट एक्स प्लस म्यू है। तो इसमें म्यू जो है वो म्यू एट, वो हमने ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड है। ये पॉपुलेशन की वैल्यू है और ये सैंपल की वैल्यू है। म्यू एट जो है वो हमारे पास रेजिड्यूल है, बीटा वन और बीटा टू एट हमारे पास एस्टिमेटर है।
बीटा 1 और बीटा 2 के एस्टिमेट हो रहे हैं। ओके सर, ठीक है जी। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें बीटा 1 एट इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा 2 एट एक्स बार। तो अब मैंने आपको बताया था कि बीटा 2 एट को निकालने का फार्मूला जो हमने लास्ट पढ़ा था, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। उस बीटा 2 को जब इस जगह पे पुट करेंगे वाई का मीन और एक्स का मीन, तो ये बीटा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिग्रेशन जो है कैलकुलेट हो जाएगी। इसी के साथ वेरिएंस ऑफ बीटा 1 अगर फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले में वो डालेंगे, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 पुट करना है इस फार्मूले में, और सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस निकालना है तो वो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। अंडरस्टैंड हो गया? ये आपके पास ये प्रैक्टिस के लिए है। ये देखें y की वैल्यू भी है, x की भी गिवन है। अब आपने क्या करना है, y का सबसे पहले मीन निकालना है, सम ऑफ टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर 1 2 4 6 और 7 है। तो ये आपका फिर x का इसी तरह मीन आ जाएगा। इस y में से उसके मीन को माइनस करते जाएंगे, ये आंसर आएगा। x को उसके मीन से कैलकुलेट करते जाएंगे, ये x, ये आपका ये इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। x माइनस एक्स बार करेंगे, ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये उन फार्मूलाज में पुट करेंगे तो आपके पास है यहाँ से ये देखें y बार आ जाएगा, यहाँ से ये x बार आ जाएगा ये फार्मूलाज में। और फिर बीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये बीटा 2 आ जाएगा। बीटा 1 जो बीटा 2 की जगह वो वाली वैल्यूज पुट करके x बार और y बार पुट करेंगे तो ये बीटा 1 आ जाएगा। और जब आप मेन रिग्रेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे ये वाली, तो ये बीटा 2 और बीटा 2 1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके सर, जी जी जी, इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ओके है, तो ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही हमारा लेक्चर है, तो 2 आवर्स हमारे ठीक कंप्लीट हो गए है हैं, सर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं हम आपसे नेक्स्ट नंबर लेक्चर में शेयर कर मिलते हैं। देता हूँ। हाँ, आप मैं मुझे बोल दें, एक मिनट ठीक है। सर मैं पेन लेके आता हूँ, मुझे नंबर बोल दें फिर मैं आपसे व्हाट्सएप पे रहा